एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आज मैं उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी विद उनसे रिलेटेड मोस्ट कॉमनली कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और यही वाले जो टॉपिक है, यही वाले जो एमसीक्यूज हैं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा वाइटल साइन। वाइटल साइन आपको पता है, ब्लड प्रेशर होता है, टेम्परेचर, हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन, पल्स एंड रेस्पिरेशन, ये हमारे क्या है, वाइटल साइन है। और जो पेन है वो आपको पता है फिफ्थ वाइटल साइन माना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन रहा यहाँ पे, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर एन अडल्ट रेस्टिंग हार्ट रेट। जब कोई अडल्ट रेस्टिंग फेज में होता है, उनका जो हार्ट रेट है वो कितना होता है। ऑप्शंस है 60 to 80 बीट्स पर मिनट, बी ऑप्शन है 90 to 110 बीट्स पर मिनट, सी ऑप्शन है 120 to 140 बीट्स पर मिनट, या फिर डी 160 to 180 बीट्स पर मिनट। सो गाइस, सिंपल क्वेश्चन है वाइटल साइन का। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा गाइस, ऑप्शन ए मीन 60 to 80 बीट्स पर मिनट। और अगर मैं एवरेज पल्स रेट या हार्ट रेट की बात करूं सो होता है हमारा 72 बीट्स पर मिनट। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। सो गाइस, जो रेस्पिरेटरी रेट है उसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है। ए ऑप्शन है द नंबर ऑफ ब्रीथ्स इन 5 मिनट्स, बी ऑप्शन द नंबर ऑफ ब्रीथ्स इन 1 मिनट, सी ऑप्शन द डेप्थ ऑफ ईच ब्रीथ, या फिर द साउंड्स ऑफ ब्रीदिंग। ये भी इजी क्वेश्चन है गाइज, आप देख सकते हो, बट ये इजी ही आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अच्छे से देखना है, यहाँ पे लिखा है 1 मिनट। 1 मिनट में जो हमारा नंबर ऑफ ब्रीथ्स होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, व्हाट डज द बॉटम नंबर डायस्टोलिक प्रेशर रिप्रेजेंट इन ब्लड प्रेशर रीडिंग। इन्होंने बोला है कि आपको पता है जो हमारा सिस्टोलिक है उसको हम ऊपर लिखते हैं, डायस्टोलिक को हम इसके अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, बॉटम नंबर, इट मींस जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो रीडिंग हमें क्या बताती है, मतलब हमारे हार्ट में क्या चीज होती है। ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन फेज, क्या हमारा हार्ट उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, बी ऑप्शन है क्या हमारा हार्ट उस टाइम रिलैक्स होता है, सी ऑप्शन है एवरेज प्रेशर वो बताता है, या फिर पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर तो नहीं होगा क्योंकि मैंने जो पिछला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया है पल्स प्रेशर क्या होता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसका डिफरेंस। गाइस, जो डायस्टोल है, देखो एक होता है हमारा सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और जो डायस्टोलिक है उसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारा डायस्टोलिक फेज पूछा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, हमारा रिलैक्सेशन फेज। थर्ड क्वेश्चन हमारा वाइटल साइन का, विच टेम्परेचर मेजरमेंट साइट इज कंसिडर्ड मोस्ट एक्यूरेट फॉर कोर बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, एक्यूरेट, यहां पे आपको फोकस करना है। कोर बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है टेम्परेचर की साइड एक्सिला भी होती है, ओरल भी होती है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी होती है, रेक्टली भी होती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एक्यूरेट वैल्यू किससे आती है। ऑप्शन है ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल या टिम्पैनिक। गाइस, जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है, मतलब पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो एक्यूरेट आता है वो आता है रेक्टम से लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does a pulse oximeter measure। जो पल्स ऑक्सीमीटर मैंने पिछले पार्ट में आपको इमेज दिखाई थी, उसका जो फंक्शन होता है या उसका जो काम है वो क्या है। ए ऑप्शन है ब्लड प्रेशर को मेजर करना, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन सेचुरेशन को बताना, सी ऑप्शन है हार्ट रेट को बताना, या फिर रेस्पिरेटरी रेट को। क्या दिखाता है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर,
ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 दिखाता है, जो कि हमारा नॉर्मल रहता है 95 से 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सो नेक्स्ट हम जंप करते हैं दूसरे टॉपिक पे। सो गाइस, आपने वाइटल साइन के देखे होंगे मोस्ट कॉमनली 5 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए। सेकंड हमारा जो मोस्ट कॉमन जो टॉपिक पूछा जाता है वो है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फर्स्ट क्वेश्चन रहा, विच ब्लड टाइप इज कंसीडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। डोनर का मतलब है जो सबको ब्लड दे सकता है। ऑप्शन है ABO। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, जो ब्लड ग्रुप O होता है वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो सबको ब्लड दे सकता है। और जो हमारा AB पॉजिटिव होता है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। इट मीन्स जो AB है वो सबसे ब्लड ले सकता है और जो O है वो सबको ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन विद ब्लड टाइप AB, अगर कोई AB टाइप का ब्लड ग्रुप है वो रिसीव कर रहा है डोनर से, कौन से डोनर से, O से, तो व्हाट इज लाइकली टू हैपन। सो गाइस देखो, क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है। AB जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे ले सकता है, और दे कौन रहा है, O, जो सबको दे सकता है। सो क्या होगा, देखो ऑप्शन है नो रिएक्शन, B माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन, C सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, या फिर इंक्रीज क्लॉटिंग। सो गाइस क्वेश्चन सिंपल सा है, AB ले सकता है, O सबको दे सकता है, तो क्या होगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिचुएशन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड। इन चारों में से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही पड़ेगा। ऑप्शन है हमारे आयरन डेफिशिएंसी, B ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, C ऑप्शन है ट्रोमा विद सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, या फिर एलर्जिक रिएक्शन। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ट्रोमा, इट मींस किसी को क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है और उनका जो ब्लड है वो काफी लॉस हो गया है। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है। सो क्या है, इसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस मैचिंग इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम जो क्रॉस मैच करते हैं उसका पर्पस क्या है। सो डिटरमाइन द ब्लड टाइप, B आइडेंटिफाई द एंटीबॉडीज, C चेक फॉर कंपैक्टिबिलिटी बिटवीन द डोनर एज रेसिपिएंट ब्लड, या फिर मेजर द हीमोग्लोबिन लेवल। सो गाइज ये सारी चीजें हैं, ये तो हमें पहले से पता होती है। सो हम जो इनका क्रॉस मैच करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है उनके बीच में क्या चीजें कंपैक्ट है, मतलब क्या चीजें मिल सकती हैं, उससे क्या एलर्जी होगी या नहीं होगी, या कुछ बाद में रिएक्शंस तो नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होगी। तो यही सारी क्रॉस मैचिंग हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट इज द इसेंशियल फॉर नर्स टू डू बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसफ्यूजन। एक नर्स को क्या करना चाहिए कि उन रिएक्शन को वो प्रिवेंट कर सके। ऑप्शन है एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन, B ऑप्शन है वार्म द ब्लड यूनिट, C ऑप्शन है चेक द वाइटल साइन, और D ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ईट अ मील। सो गाइस जब भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है उसके वाइटल्स बिल्कुल एवरेज पे होने चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी रेट डाउन है हम बीटी नहीं कर सकते, पल्स रेट बढ़ा हुआ है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, टेम्परेचर फीवर किसी को है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। सो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्स को क्या करना है, उसके वाइटल साइन बिल्कुल चेक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हाउ लॉन्ग शुड द नर्स कंटिन्यू क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट। बीटी के बाद एक नर्स को कितना कंटिन्यूसली उस पेशेंट पे क्या करना है, वॉच रखना है। ऑप्शन है 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, 1 आवर के लिए, या 2 आवर के लिए। सो गाइज आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन 1 घंटे तक कंटिन्यूसली वॉच करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रैपिड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं
वो विद इन 1 आवर आ जाती हैं आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए एक नर्स को 1 आवर के लिए उसको ऑब्जर्व करना है। सो ये थे आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्वेश्चन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है मेडिकल एसेप्सिस। सो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस हम क्यों करते हैं, क्या उसका प्राइमरी गोल है? एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी स्टाइल द एनवायरमेंट कंप्लीटली, या फिर इंक्रीज द माइक्रोबियल ग्रोथ। सो गाइज आप देख रहे होंगे इन सबका मीनिंग एक एक है, बट इन्होंने बोला है प्राइमरी गोल। सो प्राइमरी गोल क्या है? जो हमारा स्टाइल करना है कंप्लीटली जो एनवायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द एप्रोप्रिएट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू परफॉर्म द हैंड हाइजीन। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर, नर्सेज, जीडीए कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो उनको जो हैंड वॉशिंग है वो कब परफॉर्म करनी चाहिए? ऑप्शन है ओनली बिफोर द पेशेंट कॉन्टैक्ट, बी ओनली आफ्टर द पेशेंट कॉन्टैक्ट, सी बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, एंड डी इज हैंड हाइजीन इज नॉट नेसेसरी इन मेडिकल एसेप्सिस। तो ये तो बिल्कुल गलत है, मेडिकल एसेप्सिस में हैंड हाइजीन तो मस्ट है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, दोनों बार करना है। जब हम पेशेंट को टच कर रहे हैं उस टाइम पे भी, और जब हमने उसका सारे प्रोसीजर, सारी केयर, सारी मेडिसिन दे दी उसके बाद भी हमें क्या करनी है? हैंड हाइजीन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग एसेप्सिस इन द पेशेंट एनवायरमेंट। पेशेंट के एनवायरमेंट में जो की पॉइंट है किसका? एसेप्सिस का, वो क्या है? ऑप्शन है क्लीन द पेशेंट रूम वीकली, B. Use the disinfectant on all surfaces. C. Clean from clean to dirty area. या sterile the entire room daily. So guys हमें क्या करना है इसमें? Clean from clean to dirty areas। मतलब जो प्रिंसिपल क्या है, मेंटेनिंग कैसे रहेगा कि जहां पे जो एरिया डर्टी है उनको हमने अच्छे से क्लीन रखना है। नेक्स्ट है, when should healthcare provider use the gloves as a part of medical asepsis। मेडिकल एसेप्सिस में कब मेडिकल एसेप्सिस के लिए क्या करने हैं? ग्लव्स यूज करने हैं। सो ऑप्शन है ओनली ड्यूरिंग सर्जरी, क्या ओनली सर्जरी के टाइम पे हम ग्लव्स पहनते हैं? व्हेन हैंडलिंग द ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स, सी ग्लव्स आर नॉट नेसेसरी इन द मेडिकल एसेप्सिस, या फिर ड्यूरिंग रूटीन पेशेंट असेसमेंट। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, कब करेंगे हम? व्हेन हैंडलिंग द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। आइदर सर्जरी हो रही है आइदर नहीं हो रही है, हमें ये करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन इज इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पेशेंट विद कंटाजियस रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। मतलब एक दूसरे से होने वाले कम्युनिकेबल कंटाजियस जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है उसके लिए मस्ट जो आइसोलेशन प्रिकॉशन है वो हम क्या यूज करते हैं? कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, ड्रॉपलेट आइसोलेशन, सी एयरबोर्न आइसोलेशन, या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। सो गाइस याद रखना, जब भी किसी को रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है हमें ड्रॉपलेट आइसोलेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीपीआर। सीपीआर का मतलब होता है हमारा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% जो भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ गाइस 100% 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन द अडल्ट सीपीआर। एक अडल्ट को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देने जा रहे हैं तो उनकी सीक्वेंस क्या रहती है? कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, बी ब्रीदिंग कंप्रेशन एयरवे, सी एयरवे कंप्रेशन ब्रीदिंग, या फिर कंप्रेशन ब्रीदिंग एयरवे। सो गाइस जो हमारा सीक्वेंस रहता है वो रहता है CAB, कंप्रेशन एयरवे देन ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेप्थ फॉर चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग द अडल्ट सीपीआर। सॉरी, अडल्ट को जब हम सीपीआर देते हैं तो उस टाइम पे जो डेप्थ है चेस्ट कंप्रेशन की वो कितनी रहती है? ऑप्शन है 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच या 2.5 इंच। तो इसका आंसर रहेगा 2 इंच, इट मीन्स
5 सेंटीमीटर, और अगर बच्चों की बात करें तो 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड कंप्रेशन रेट फॉर द अडल्ट सीपीआर। सीपीआर में क्या पूछा है गाइस, क्वेश्चन पे फोकस करना, रेट पूछा है ना कि रेशो। रेशो पूछी होती तो 30:2 है, आइदर 1 रेस्क्यूअर है आइदर 2 है, ठीक है, बट यहाँ पे रेट पूछा है तो क्या है, ऑप्शन है 60 to 80 कंप्रेशन पर मिनट, बी है 80 to 100 कंप्रेशन पर मिनट, सी 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट, या फिर 120 to 140 कंप्रेशन पर मिनट। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा सी 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर का, हाउ शुड यू गिव ब्रीथ टू एन इन्फेंट ड्यूरिंग द सीपीआर। सीपीआर हम इन्फेंट को दे रहे हैं तो उसका जो मेथड है वो कैसे देते हैं, यूज अ माउथ टू माउथ टेक्निक, यूजिंग अ माउथ टू नोज एंड माउथ टू माउथ टेक्निक, अल्टरनेटिवली यूज ओनली अ बैग मास्क, या फिर ब्रीथ आर नॉट रिकमेंडेड। सो इसका जो आंसर है वो ये रहा, माउथ टू नोज एंड माउथ टू माउथ, अल्टरनेटिवली हम क्या करेंगे, उसको ब्रीदिंग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when should an automated external defibrillator, it means AED की फुल फॉर्म होती है automatic external defibrillator, be used during CPR। CPR के टाइम पे AED कब यूज करते हैं, ऑप्शन है immediately after starting compression, कंप्रेशन के एकदम बाद, B after 2 minutes of CPR, C only for adults not for children, D only if a healthcare provider is present। So guys, जैसे ही कंप्रेशन, अगर आपके पास AED है तो जैसे ही कंप्रेशन खत्म हुए वैसे ही हम क्या करते हैं, AED लगा देते हैं। और आपको पता है AED एक ऐसा डिवाइस है जो खुद से हार्ट बीट को जनरेट करता है, मतलब वो खुद रिदम बताएगा कि आपको शॉक देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है कोलोस्टोमी। So colostomy, what is colostomy? It is a procedure, surgical procedure involving the removal of colon, B diverting one end of the colon through an opening in the abdomen, C medical condition causing the inflammation in the colon, या फिर नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट फॉर द कोलोनिक डिसऑर्डर। सो गाइस इसका जो आंसर है वो है बी, डाइवर्टिंग वन एंड ऑफ द कोलोन थ्रू एन ओपनिंग इन द एब्डोमेन। क्या करते हैं हम, ये रहा हमारा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, और ये डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट में आता है आपका सिग्मोइड कोलोन। सो गाइस जब हम कोलोस्टोमी करते हैं सो मेनली यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, और एब्डोमेन में एक हम स्टोमा क्रिएट करते हैं और एक कोलोस्टोमी बैग वहां पे लटका देते हैं। सो इसका आंसर बी जाएगा। ये देखो, दिस इज द कोलोस्टोमी, देखो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा कोलोस्टोमी बैग रहा, और ये जो अंदर दिखाया गया है ये है कोलोस्टोमी स्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोस्टोमी का, रीजन फॉर कोलोस्टोमी इंक्लूड, क्यों करते हैं हम, ऑप्शन है कॉस्मेटिक एनहांसमेंट के लिए, बी ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस के लिए, सी डाइवर्टिंग फीकल फ्लो फ्रॉम द मेडिकल रीजन, या फिर आई सर्जरी। तो आंसर सिंपल है, डाइवर्टिंग जो फीकल मटेरियल है उसको हम वहां से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द स्टोमा टिपिकली लोकेटेड इन कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का स्टोमा मेनली कहां पे होता है, ऑप्शन है अपर एब्डोमेन, बी लोअर एब्डोमेन, सी बैक, या फिर चेस्ट। तो आंसर है इसका लोअर एब्डोमेन, जैसा कि मैंने आपको इंटेस्टाइन में बताया था, यहां पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ कोलोस्टोमी इंक्लूड, कौन कौन से टाइप होते हैं, ऑप्शन है असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, बी लेफ्ट एंड राइट, सी स्मॉल एंड लार्ज, या फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो मैंने बताया लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, तो मेनली आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलोन होता है, देन ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, देन आपका सिग्मोइड कोलोन। सो मेनली यही इसका आंसर रहेगा, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कोलोस्टोमी पाउच एम्प्टी, जो कोलोस्टोमी का पाउच बैग लगा होता है उसको एम्प्टी कैसे करते हैं, बाय फ्लशिंग इट विद वाटर, बी इट डजंट नीड एम्प्टिंग, सी रेगुलरली थ्रू आउट द डे, या फिर ऑटोमेटिकली ड्रेन इनटू अस। सो क्या होगा, जैसे ही डे एंड होता है वैसे ही हमें उसको खाली करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द कोलोस्टोमी में इंक्लूड, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? ऑप्शन है इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बी इन्फेक्शन अराउंड द स्टोमा, सी इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शन, तो ये तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डी एनहांस द सेंस ऑफ टेस्ट। तो क्या आंसर होगा? जो स्टोमा है, क्योंकि स्टोमा क्या है, बाहर की साइड को है, ठीक है, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है अगर उसकी अच्छे से केयर नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज जनरली सेफ फॉर द समवन विद कोलोस्टोमी, कौन सी एक्टिविटी सही रहेगी कोलोस्टोमी वाले पेशेंट को? ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव स्विमिंग, बी वेट लिफ्टिंग, डीप सी डाइविंग या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। तो गाइस जो स्विमिंग रहती है वो बेस्ट रहती है ऐसे पेशेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर इंडिविजुअल विद कोलोस्टोमी इंक्लूड, कोलोस्टोमी वाला पेशेंट कौन सी डाइट ले सकता है? ऑप्शन है लो फाइबर, बी है हाई फाइबर, सी है एक्सक्लूसिवली लिक्विड या फिर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। सो जो हमारा कोलोस्टोमी वाला पेशेंट होता है उसको हाई फाइबर देते हैं ताकि जो फीकल मटेरियल है वो हार्ड ना हो, वो लिक्विड रहे, सॉफ्ट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हाउ ऑफन शुड द कोलोस्टोमी पाउच बी चेंज, कब हमें चेंज करना चाहिए? ऑप्शन है वंस अ वीक, एवरी फ्यू डेज, मंथली या ओनली व्हेन इट लीक। सो इसका जो आंसर रहेगा वो है एवरी फ्यू डेज में हम उस पाउच को चेंज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन गाइस आज का कोलोस्टोमी का है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोलोस्टोमी इरिगेशन, क्या पर्पस है? ऑप्शन है टू क्लीन द स्टोमा, टू स्टिमुलेट द बावल मूवमेंट, सी टू चेंज द पाउच या फिर टू अप्लाई द मेडिकेशन टू कोलोनिक वॉल। सो क्या है जो बावल मूवमेंट है उसको हमने क्या करना है? स्टिमुलेट करना है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।